हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम दिल्ली की 7 सीटों के बारे में बात करेंगे जो कि 25 मई को जहां पर चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की ये जो 7 सीटें हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि दिल्ली ही कही जाती है, दिल्ली से ही सारी सरकार चलती है। दिल्ली की ही सीटें जहां पे सातों की सातों सीटें 2 बार से भाजपा जीतती आ रही है और इस बार के चुनाव में 7 में से 6 चेहरे भाजपा ने बदल भी दिए हैं। और अब ये सीटें इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या बीजेपी वर्सेस आप नहीं है, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस की जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी क्योंकि आप और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज इन सीटों पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी। तो तनवीर जी, ये जो 7 सीटें हैं इसमें क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं? बीजेपी फिर से 7 जीत जाएगी या फिर कुछ 1-2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में जब 2014 और 2019 जब से मतलब मोदी आए हैं 7 की 7 सीटें बीजेपी जीती हैं और मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी 7 की 7 सीटें बीजेपी ही जीतेगी दिल्ली में। ओके। चाहे अब इसके पीछे की मतलब जो समीकरण है वो मैं दर्शकों को समझा दूँ। ठीक है, कांग्रेस और आप गठबंधन में हैं, उससे फाइट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो रही है। लोगों को लग रहा है कि एक फाइट है। अगर ये दोनों अलग अलग होते और बीजेपी होते तो बिल्कुल भी कोई फाइट नहीं थी जी। लेकिन अगर आप मैथ्स करके देखें, एक सिंपल मैथ्स, तो जो 7 सीटें थी उन 7 सीटों पे अलग अलग सीटों को देखें तो हर सीट पे बीजेपी ने अकेले जितने परसेंटेज वोट लाए थे, जितने मतलब उनको वोट पड़े थे, अगर आप और कांग्रेस दोनों को मिला दें उतने भी उनको वोट नहीं मिले थे। मतलब हर सीट पे बीजेपी का 50% से ज़्यादा ही था, किसी किसी सीट पर 60% से अबव था जी। तो ये हो गए अर्थमेटिक। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि चुनाव जो होते हैं वो मैथ्स नहीं होते, वोटिंग इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री। ये हो सकता है कि भाई इनके वोटर जुड़ जाएं और बीजेपी के कुछ वोटर छिटक जाएं, पहली संभावना उसमें शायद ये जो इंडिया ब्लॉक है वो 1-2 सीटें निकाल ले। ये भी हो सकता है कि भाई आप वाले वोटर कांग्रेस को ना वोट करें या कांग्रेस के वोटर आपको ना वोट करें, क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये दोनों मतलब राइवल ही पार्टी थे। बिल्कुल। सेकंड, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि चाहे आम आदमी बीजेपी अगर आप देखोगे तो इस दिल्ली के अंदर असेंबली में भी वो कई सालों से सत्ता से बाहर है। ठीक है, तकरीबन शीला दीक्षित रही, फिर अभी पिछले 10-12 साल से ये केजरीवाल की सरकार चल रही है, पिछले 2-3 टर्म से 26 सालों से देखा जाए तो बीजेपी का कोई भी अलग वहाँ पे नहीं बना है। लेकिन जो बीजेपी का असेंबली में भी जो अपना वोट बैंक है तकरीबन 37-38% का, वो बरकरार है, उसमें कोई सेंध नहीं लगी है जी। सेंध जो आपने लगाई उसने कांग्रेस का ही वोट बैंक अपनी तरफ किया है, बीजेपी के वोटर को अपनी तरफ नहीं किया है। और सेम चीज़ लोकसभा के भी चुनाव में होती है। बीजेपी के वोटर्स नॉर्मली बीजेपी के साथ रहते हैं। हाँ, बाकी पार्टियाँ आपस में जुड़ती हैं, टूटती हैं, उनको नुकसान होता है, फ़ायदा होता है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सारी सीटों का जो विक्ट्री का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली की सीट, अगर 7 सीटें हैं, न्यू दिल्ली की 1 सीट है जहाँ से इस बार बांसुरी स्वराज जो कि मतलब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की सपुत्री हैं, वो लड़ रही हैं। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं सोमनाथ भारती, जो कि आपके एमएलए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, काफ़ी पॉपुलर भी हैं, अच्छी वजह से भी और कुछ कंट्रोवर्सी से भी। लेकिन ये सीट भी आप नहीं निकाल पाएगी जी। ये क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछली बार यहाँ से बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी को उतारा जिन्होंने 54.77% वोट हासिल किया था। सोचिए, मैंने बोला ही 50% से ज्यादा जी। और अजय माकन और ब्रजेश गोयल दोनों ने मिलाकर 43.22% वोट। तो इसलिए, और ये उसी तरीके से अब जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, इस सीट की बड़ी चर्चा है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को उतारा है और बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी, ये दोनों पॉपुलर हैं, लोग दोनों को लोग जानते हैं। और पिछली बार भी मनोज तिवारी थे, 53 से ज्यादा शीला दीक्षित को हराया था। उससे पहले भी मनोज तिवारी थे और उस वक्त भी उनका तकरीबन 52% का उनका वोट बैंक रहा। तो 50% से ऊपर जब वोट होते हैं किसी एक पार्टी के पक्ष में तो उनको एक ही चुनाव में उस वोट बैंक को काटना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा होता है, ऐसा तब होता है जब एकदम सत्ता विरोधी लहर चल रही हो कि भाई हमें तो इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। ऐसी कोई लहर हमें दिखती नहीं है। हम दिल्ली में ही हम लोग रहते हैं और बातचीत भी होती रहती है लोगों से, तो इसलिए ये 2 सीटें, फॉर एग्जांपल चांदनी चौक की सीट, चांदनी चौक की सीट
मतलब अभी इससे पहले चांदनी चौक की सीट बीजेपी के पास ही थी, हर्षवर्धन रहे वहाँ से, और इस बार वहाँ पे प्रवीण खंडेलवाल वर्सेस जेपी अग्रवाल जेपी अग्रवाल पुराने लीडर हैं कांग्रेस के। चांदनी चौक पे किसी ज़माने में कपिल सिब्बल भी यहाँ से एमपी रह चुके हैं, स्मृति ईरानी भी यहाँ से एमपी रह चुकी हैं। तो ये अब ये जो सीट है, ये सीट पे भी वही है, 50% से ज़्यादा का है। और प्रवीण खंडेलवाल जो है वो एक जाने पहचाने मतलब व्यापारी संघ के एक जनरल सेक्रेटरी हैं। अभी पिछले दिनों आप गए या हमारी टीम से कोई गया था उनसे इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने भी आके यही बताया, और जो जनता से बात हुई उनकी उसमें भी ये निकल के आया कि मतलब बस वही है कि दोनों मिलके, आप और कांग्रेस मिलके फाइट दे सकते हैं, फाइट अच्छी हो सकती है, लेकिन मतलब इलेक्शन में तो भाई एक वोट से भी अगर आप जीत गए तो आपकी जीत पक्की है। हाँ, अगर ये विक्ट्री के जो मार्जिन है परसेंटेज, अगर ये 40-38 ऐसा होता कि हाँ भाई तो चांसेस ज़्यादा थे, फिर ये हो सकता था कि बस एक सीट है जो जिसपे मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ये हूँ, ईस्ट दिल्ली की जो सीट है जहाँ से मतलब ईस्ट दिल्ली की सीट पे मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि यहाँ से हर्ष मल्होत्रा हैं और उधर से कुलदीप कुमार है। ईस्ट दिल्ली की सीट की असल में डेमोग्राफी ऐसी है कि इसमें अच्छा खासा वोट, तकरीबन 2-2.25 लाख वोट जो है वो मुसलमान वोट है। तो ये, और पिछले बार के चुनाव में ये देखा गया कि भाई मुसलमानों का जो तबका था वो आपस में ही बट गया। तो इस बार, और हर्ष मल्होत्रा जो है, अगर इन 7 कैंडिडेट की बात करें, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें 6 नए चेहरे हैं, लेकिन बासुरी स्वराज को एकदम नया बोलना भी ये नहीं है, क्योंकि एक तो सुषमा स्वराज की लेगेसी है, दिल्ली वाले सुषमा स्वराज को हमेशा याद रखते हैं, कभी मुख्यमंत्री रही हैं वो यहाँ की, और लोकसभा सांसद के तौर पे भी वो बहुत पॉपुलर थी। और मतलब कुछ ऐसे लीडर होते हैं जिनको पार्टी के बाहर भी लोग जिनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सुषमा स्वराज उनमें से एक थी। मनोज तिवारी एक जाना पहचाना चेहरा है। प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक के इलाके में जाने पहचाने हैं। कमलजीत शेरावत जो वेस्ट दिल्ली से लड़ रही हैं, वो बहुत पुरानी बीजेपी की लीडर हैं, 2007 से वो बीजेपी महिला मोर्चा की वो रही हैं, एमएलए रह चुकी हैं, पार्षद वगैरह भी रही हैं वहाँ से। रमेश सिंह बिधूड़ी जो हैं, जो साउथ दिल्ली से, इनको बिधूड़ी का टिकट काट के इनको टिकट दिएगा। बिधूड़ी बहुत पॉपुलर लीडर हैं साउथ दिल्ली के, और वो संसद में भी अपने भाषणों के लिए बड़े चर्चा में रहते थे। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक गलती भी करी संसद में, जब उन्होंने दानिश अली जो अमरोहा से बहुजन समाज पार्टी के एमपी हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोले, उसका एक्शन भी हुआ इनके खिलाफ, और शायद यही वजह रही कि बीजेपी ने इनके टिकट को कट कर दिया। लेकिन हाँ, ये सारे साउथ दिल्ली में भी तकरीबन 55% का बीजेपी का वो था, 55% गौतम गंभीर लड़े थे और 55% वोट लेके आए। सबसे इंटरेस्टिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है, योगेंद्र चंदोलिया यहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से तकरीबन 60%, ये सबसे मेजर, सबसे जो अंतर था विक्ट्री का, वो सबसे ज्यादा ये था 60%। अब आप खुद ही सोचिए, एक पार्टी के 60% वोट है, दूसरे लोगों के 40% में बाकी सारे लोग। अब 10% का स्विंग आप कैसे देखते हैं? मतलब 10% का स्विंग तभी होता है जब सत्ता विरोधी लहर होती है। ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी या मतलब मोदी को अभी भी लोग पसंद करते हैं, और ठीक है, और ये लीडर आपको लग रहे हैं कि नए लीडर हैं, लेकिन ये नए लीडर नहीं है। प्लस जैसे अब कांग्रेस ने आपके साथ हाथ मिलाया, तो कांग्रेस से कुछ बड़े सीनियर लीडर जैसे अरविंदर सिंह लवली, ये सब उधर चलेगा। अरविंदर सिंह लवली पिछले बार जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लड़े, वो उधर के बहुत पॉपुलर लीडर हैं वो तो, और वो चौहान छोड़ के चले गए, बसोया एक नरेश बसोया थे, वो छोड़ के चले गए कि, और वो सब जाके बीजेपी में जुड़ गए। तो ये सब भी तो नुकसान होगा, ऐसा थोड़ा कि कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है, ठीक है। अगर 1+1 2 होता, मैं उदाहरण देके ये समझाऊंगा, शायद मेरे दर्शक बड़े आसानी से समझ जाएं। अगर 1 और 1 2 हो रहा होता, 2 वोट, तो पिछले बार 2019 के चुनाव में सपा और बसपा, एसपी और बीएसपी दोनों मिल गए थे, तो उसके बाद भी वो केवल 15 सीटें जीत पाए। बीजेपी 65 और उनके घटक दल 65 सीटें लेके आए। किसी ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी, सबको ये लगा कि हाँ भाई सपा और बसपा का वोट जोड़ दो। यूपी में सपा और बसपा के वोट को अगर आप ऐसे अलग अलग जोड़ते हैं, अब तो बसपा काफ़ी कमज़ोर है, तो ये नहीं होता। लेकिन केमिस्ट्री नहीं बनी ना, बसपा के वोटर समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने नहीं गए, समाजवादी वाले उनके लिए वोट देने नहीं गए। तो ये कहना कि भाई आप और कांग्रेस जुड़ गई है तो वो बराबर हो जाएगा, वो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। प्लस आम आदमी पार्टी, जैसे केजरीवाल का ये जो पूरा इनके जो शराब घोटाले का जो मसला है, उसकी वजह से भी उनको थोड़ी डेंट लगी है। स्वाति मालीवाल का जो पिटाई वाला केस है, असॉल्ट का केस है, उससे भी थोड़ी डेंट लगी है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी यहाँ भी 7 के 7 सीट निकालेगी। विक्ट्री मार्जिन थोड़ा कम हो सकता है, जहाँ पे 4 लाख वोटों से जीते थे वो 2.5 लाख से जीत जाएंगे, जहाँ पे 5 लाख थे वहाँ पे 3 लाख हो जाएंगे। बट हाँ, 7 में 7
इस बार भी मेरे ख्याल से हैट्रिक ऑफ क्लीन स्वीप जी बीजेपी की दिल्ली में होने वाली है। तो जैसा कि हमने जाना कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर क्या समीकरण बनने वाले हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी फिर से एक बार हैट्रिक लगाएगी और 7 की 7 सीट जीत पाएगी कि नहीं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।